जय श्री राधे। कल की कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने यह समझा था कि 64वां नववांश, जो 64वां नववांश होता है, उसे हम कैसे बनाते हैं। और आज की कक्षा के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो 64वां नववांश है, इसे हम बनाते कैसे हैं। यदि हमारे पास कोई चार्ट ना हो तो हम अपने खुद उसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसे बना सकते हैं, और बनाने के साथ ही उससे कैसे हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि 64वां नववांश जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी कुंडली में मृत्यु को देखने के लिए, या मृत्यु के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आयु को निकालने के लिए आपको 64वां नववांश देखना अति आवश्यक होता है। 64वां नववांश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नववांश कुंडली का ही पार्ट होता है। तो आइए समझते हैं यह जो 64वां नववांश है वो कैसे और किन तरीकों से हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता है। तो कल की कक्षा के अंतर्गत जो हमने बात किया था, 64वां नववांश के नियम क्या है। तो मूलतः नियम 64वां नववांश की यह है कि जिस राशि में आपका नववांश, आप सभी को पता है, नववांश के साथ ही एक बार उसे हम दोहरा देते हैं। नववांश जो है वो एक राशि का नौवां अंश, जिसे हम नववांश कहते हैं, उसके अंतर्गत ही सभी राशियों के अलग अलग हम नववांश यदि निकालें तो 108 नववांश बनते हैं। तो उस 108 नववांश के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह, जैसे यह जो आप कुंडली सामने देख रहे हैं संजय गांधी जी की, तो संजय गांधी जी की जो कुंडली है, एक रूल है। रूल यह है कि यदि आपके लग्न या चंद्र कुंडली से 64वें नववांश की यदि दशा हो, या 64वें नववांश में बैठे ग्रह की दशा हो, तो यह समय आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट को लाकर देता है। यदि लग्न या चंद्र कुंडली से जो आपका 64वां नववांश निकल कर आएगा, उस 64वें नववांश में यदि शनि राहु या केतु गोचर कर रहे हो, तो यह समय आपके लिए अच्छा फलदायी नहीं होता है, यह आपके लिए मृत्यु का समय होता है। तीसरा, 64वें नववांश में यदि चंद्रमा गोचर कर रहा हो, तो यह भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा का गोचर तो देखा जाए तो अन्य तरीके से, क्योंकि हर महीने चंद्रमा का गोचर आता है। तो चंद्रमा के गोचर के साथ साथ हम यह देखने का भी प्रयास करेंगे, क्या उस वक्त महादशा या अंतरदशा उस ग्रह से संबंधित ग्रह की चल रही है जो उस ग्रह के साथ युति में बैठा है, या हम उसके साथ एक और रूल पे बात करेंगे। वह रूल यह है कि लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से जो 64वां नववांश हमारा निकलेगा, उस 64वां नववांश यदि उस 64वें नववांश का अधिपति यदि 6 8 12 भाव में बैठा हो, या वह पीड़ित अवस्था में हो, राहु केतु के साथ 6 8 12 में बैठा हो और साथ ही राहु केतु के साथ बैठा हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति की असामान्य तरीके से मृत्यु होती है। ठीक है। तो ये कुछ कुंडलियां हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम संजय गांधी जी की कुंडली लेते हैं। तो संजय गांधी जी कुंडली में हम नववांश निकालने के लिए 64वां नववांश निकालने के लिए सबसे पहले हम लग्न से और चंद्र से इसे निकाला जाता है। तो लग्न को देखिए। तो लग्न को आप देखते हैं तो लग्न के अंतर्गत आपको दिखेगा 01.24 डिग्री लग्न की डिग्री है। एक नववांश कितने का होता है? 3.20 डिग्री का होता है। तो इसके अंतर्गत यह जो लग्न है वो प्रथम नववांश में है। ठीक है। तो प्रथम नववांश से हम 8 राशि आगे जाएंगे। जिस राशि में जो लग्न है उससे 8 राशियां हम आगे जाएंगे। तो कौन सा लग्न है? लग्न जो है वो मकर है। ठीक है। तो यहां से हम 8 नववांश आगे जाएंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। आठवां कौन सा आया राशि? सिंह। तो यहां हमें कंफर्म हो गया कि सिंह राशि में इसका नववांश आएगा। ठीक है। लेकिन सिंह राशि में नववांश कौन सा है उसे देखने के लिए हम फिर देखेंगे लग्न की डिग्री कितनी है। तो 124 है।
तो पहला नववांश, तो सिंह राशि जब हम पहले नववांश में जाएंगे तो नववांश की जो गणना होती है वो आप पिछली वीडियो के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। तो उसमें उसके अंतर्गत होता है कि 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, इन ट्राइनों के अंतर्गत कोई भी राशि यदि नववांश के अंतर्गत हमें गिनती में लेना है तो उसमें जो चर राशि है उससे हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी हमारे पास कौन सा आया, पांचवी राशि आई, 10 11 12, 1 2 3 4 5, पांचवी राशि आई। तो पांचवी राशि में हम नववांश को गिनेंगे, अंशों को गिनेंगे, तो हमको 1 5 9 में चर राशि कौन है, एक है, तो हमें एक से गिनना होगा। तो एक से गिनना प्रारंभ करेंगे तो लग्न की डिग्री क्या है, 124 है, एक पे ही है, तो हम पहले ही नववांश पे रुक जाएंगे। तो पहले नववांश जब हम चर से शुरू किए हैं तो चर कौन सा है, 1 नंबर है, मेष राशि है। तो इस संजय गांधी जी की कुंडली में जो 64वां नववांश है वो निकलकर कौन सा आया है, मेष आया है, मेष नववांश निकल कर आया है। अब मेष नववांश के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या मेष नववांश का अधिपति अर्थात मंगल 6 8 12 में बैठा है या राहु और केतु से संबंध बना रहा है 6 8 12 में बैठकर। तो यहाँ जो मेष का अधिपति मंगल है वो 12वें भाव में हमें दिख रहा है, 12वें भाव में आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही ये लग्न का हो गया। इसके साथ जो रूल है वो काम करता है कि मंगल 6 8 12 में बैठे हैं, लेकिन क्या यह राहु केतु से इफ्लिक्टेड हैं, उनके साथ हैं तो नहीं है, तो यह हाफ रूल काम कर रहा है। तो फिर हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा की स्थिति इनके कुंडली में क्या बता रही है। तो चंद्रमा की स्थिति देखिए, तो चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 12.30, 12.30 डिग्री होने के कारण चंद्रमा कौन से नववांश में आ जाएगा, चौथे नववांश में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना है राशि कौन सी है, पांचवी राशि है। तो पांचवी राशि से फिर हम 8 राशि आगे चलेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12वीं राशि आ गई। 12वीं राशि में फिर हम 4 नववांश आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ कौन सा नववांश आ रहा है, चौथा नववांश आ रहा है। तो जब हम 4 नववांश आगे जाएंगे तो हमें यह दिखेगा, कौन सी राशि आई है, 12। तो 4 8 12 कौन से टाइम में आया, 4 8 12 टाइम में आया। 4 8 12 टाइम में चर राशि कौन सी है, तो चर राशि 4 नंबर है। तो 4 नंबर चर राशि होने के कारण हम गिनती कहाँ शुरू करेंगे, 4 से शुरू करेंगे। तो 4 5 6 7, कौन सी राशि आई, 7 नंबर राशि आई। कौन सी, 7 नंबर राशि आई। 7 नंबर का अधिपति कौन है, शुक्र है। तो इनके कुंडली में, लग्न कुंडली के अनुसार मेष 64वां नवमांश, उसका अधिपति मंगल, चंद्रमा के अनुसार शुक्र, और तुला राशि और अधिपति इसका शुक्र है। तो यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही रूल दिख रहा है, क्योंकि शुक्र के साथ भी गुरु बैठे हैं और गुरु त्रिषडाय हैं और 12वें के स्वामी हैं। तो यहाँ तो हमें दिख गया कि शुक्र भी फ्लिक्टेड है, मंगल भी फ्लिक्टेड है, अर्थात लग्न का जो नववांश है वह भी पीड़ित अवस्था में है और चंद्र का नववांश है वह भी पीड़ित अवस्था में है। जब इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि हमें गोचर को भी लगा के देखना है इनकी कुंडली में, तो एक बार गोचर पे चलते हैं। तो गोचर पे आपको दिखेगा इनकी मृत्यु का जो समय है, इनकी मृत्यु का समय है 23/6/1980, 23 तारीख, छठा महीना, 1980 को संजय गांधी की मृत्यु हुई है। तो 23/6/1980 की हम लगाकर देखेंगे गोचर की, गोचर के अंतर्गत क्या स्थितियां बन रही थी। गोचर में देखिए 23 जून 1980, यहाँ गोचर आपको दिख रहा है, और इसी में देखें आप कि स्थितियां यहाँ क्या बन रही हैं। सबसे पहले यहाँ डेट है, 23 जून 1980 को उनका देहांत हुआ है। एक रूल क्या कहता है, रूल यह कहता है कि चंद्रमा जब गोचर में 64वें नवमांश में जाए तो जातक की मृत्यु होती है। तो चंद्रमा कहाँ है, 64वें नवमांश में है। ठीक है, यह रूल यहाँ आपको दिख रहा है। और इसके साथ ही आप जब दशा को देखेंगे, क्योंकि दशा भी हमें 64वां नवमांश चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार ऐसी दशा चल रही हो
जो मृत्युप्रद दशा हो, क्योंकि चंद्रमा तो हर एक महीने वहां जाएगा, तो क्या हर महीने ऐसी घटनाएं घटेंगी? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमें उसे भी देखना उतना ही आवश्यक रहेगा। तो एक बार हम जाकर देख लेते हैं दशा के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। जी। 1973 से इनकी चंद्रमा की महादशा रही। इनके 64वें नवांश के अधिपति कौन है? मंगल हैं और शुक्र हैं। 23/3/1989, 23/8/1980 तक कौन रहे? केतु रहे। इसके अंतर ही संजय गांधी की मृत्यु हुई है। तो दशा किसकी रही उस वक्त? बुध की दशा रही। ठीक है। तो बुध के दशा के अंदर में, क्योंकि एक बात हमेशा मानकर चलिएगा, यदि किसी थंब रूल पे आप ज्योतिष में चलेंगे तो वो बेबुनियादी है, फिर उसका कोई बुनियाद नहीं है। थंब रूल ना पकड़ के आप अपने रिसर्च के अंतर्गत रहें तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं किसकी दशा है? बुध की दशा है। बुध किसके साथ बैठा है? केतु के साथ बैठा है। और किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य कहाँ का स्वामी है? तो आप देखेंगे अष्टम का सूर्य स्वामी है। सूर्य अष्टम का स्वामी है। बुध कहाँ का स्वामी है? बुध छठे का स्वामी है। ठीक है। और नवम का स्वामी है। तो यह भी यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि यह जो दशा है वो मृत्युदायक दशा इनकी चल रही है। और ठीक उसके साथ ही इससे तो स्पष्ट हो गया कि 64वें नववांश में जो चंद्रमा गोचर में आए तो इस जातक की मृत्यु हुई, क्योंकि उस वक्त वैसी दशा भी चल रही थी। तो चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में, आप इससे देख सकते हैं। दूसरा, अब हम राजीव गांधी के चार्ट को लेकर चलते हैं। राजीव गांधी के चार्ट के अंतर्गत पहले हम 64वें नववांश को निकालेंगे कि 64वां नववांश कौन सा है। उसके बाद फिर हम आगे इनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 64वां नवमांश निकालने के लिए हमें लग्न चाहिए और चंद्र चाहिए। तो लग्न और चंद्र दोनों एक जगह बैठे हैं, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। लग्न की डिग्री 19.59 डिग्री है और चंद्रमा की डिग्री 17.9 डिग्री है। जब आप नवमांश की गिनती करते हैं तो 16 डिग्री 40 मिनट तक पांचवा नववांश रहता है और 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक छठा नववांश रहता है। तो चंद्रमा और लग्न दोनों छठे नववांश में है। यहाँ राशि कौन सी आ रही है? किस राशि में बैठे हैं? पांचवी राशि में बैठे हैं। पांचवी राशि में बैठने के कारण फिर आप इनकी गिनती कहाँ से? पांच से ही करेंगे। पहले आठवीं राशि तक हमें जानना है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यह आठवीं राशि इनकी आ गई। अब आठवीं राशि में हम कहाँ जाएंगे? छठे नवांश में जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा और लग्न कहाँ है? छठे नवांश में है। कौन सी राशि आई है? 12 नंबर आई है। तो 12 नंबर 4, 8, 12 ट्राइन है। 4, 8, 12 ट्राइन के अंतर्गत चर कौन है? तो चर 4 नंबर है। तो चार को पकड़ के हम फिर कहाँ जाएंगे? 6 अंक आगे बढ़ेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका 64वां नवांश क्या निकल कर आया? धनु राशि इनका 64वां नवांश निकल कर आया है। ठीक है। अब गुरु कहाँ बैठे हैं? क्योंकि 64वें नवांश के अधिपति कौन है? गुरु हैं। तो गुरु चंद्रमा शुक्र बुध सबके साथ बैठे हैं। क्या यहाँ पे गुरु पीड़ित अवस्था में हैं? शुक्र जो त्रिशराय है और पारस पत्थर भी है, उसके साथ बुध जो मारक है और त्रिशराय है, उसके साथ सूर्य जो स्वयं लग्नेश है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इनका जो, यहाँ तो हमने देख लिया कि इनका 64वां नववांश है वो पीड़ित अवस्था में है या नहीं है। तो हमने यह देखा कि हाँ, वो थोड़ा इफ्लिक्टेड है, पूर्णतः इफ्लिक्टेड हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि लग्नेश भी वहां बैठे हैं।
और दसम भाव के स्वामी भी वहां बैठे हैं। लेकिन डिग्री के अंतर्गत यदि हम इस पे थोड़ा गौर करें कि डिग्री के अनुसार कौन इनके बिल्कुल पास में बैठा है, तो गुरु की डिग्री 12 है, चंद्र सूर्य की डिग्री 3 है, तो सूर्य इनके पास में है नहीं। बुध की डिग्री 28 है, 28 इनके पास में है नहीं। चंद्रमा की डिग्री 17 है, तो चंद्रमा इनके पास में है। शुक्र की डिग्री 18 है, शुक्र इनके पास में है। सबसे नजदीक इनके चंद्रमा है, जो हानि के स्वामी है, क्योंकि यह 12वें के स्वामी हो गए। तो एक तरीके से देखा जाए, जो रूल हमारा है कि यदि नववांश कुंडली का स्वामी, यदि नव 64वें नववांश का स्वामी 12वें भाव 6 8 12 में बैठा हो, तो 6 8 12 में ना बैठा है, लेकिन 6 8 12 संपर्क बना रहा है, तो यहाँ असामान्य तरीके से मृत्यु की आशंका हमें दिख रही है, क्योंकि त्रिषणाय भी वहां है, 12वें भाव के स्वामी भी वहां बैठे हैं। और राहु केतु को लिया गया कि राहु केतु पाप ग्रह है। तो एक बात और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 3 6 और 11 भाव हैं, उसे गलत नहीं कहा गया है, उसे पराशर जी ने गलत नहीं कहा, लेकिन 3 6 भाव के जो स्वामी हैं, उन्हें स्पष्ट तरीके से उन्हें पापी ग्रह कंसिडर किया है कि वो पापी ग्रह हैं, 3 6 11 के स्वामी। तो तीसरे भाव में कौन सी राशि है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र यहाँ पापी अवस्था में कहाँ है? बैठे हैं। किनके साथ में? गुरु के साथ में। 11 के स्वामी कौन है? बुध हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? पापी अवस्था में वहीं बैठे हैं। और बुध दोनों तरीके से हैं, क्योंकि बुध मारक भी है, त्रिषणाय भी है। शुक्र त्रिषणाय है, लेकिन 10वें के भी स्वामी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि शुक्र की जो है, वो 10वें में, वो तीसरे में जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब इनकी जो मृत्यु हुई, उस समय गोचर क्या चल रहा था, उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, 21 मई 1991 को इनका देहांत हुआ था। 21 मई 1991 को इनका देहांत हुआ था। ठीक है, ये इनका डेट रहा। कौन सी राशि हमें मिली थी? नववांश के अंतर्गत 64वां नववांश, हमें 9वीं राशि मिली थी, चंद्रमा और लग्न के अंतर्गत। यहाँ गोचर कौन कर रहे हैं? राहु गोचर कर रहे हैं। राहु गोचर कर रहे हैं कहाँ? 9वीं राशि में कर रहे हैं, जो 64वां नववांश है इस कुंडली का, चंद्र से भी और लग्न से भी। तो स्थितियां यहाँ स्पष्ट हो रही हैं कि जातक की जो मृत्यु हुई है, वो यहाँ भी स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि राहु शनि केतु यदि वहां जा रहे हैं 64वें नववांश में गोचर में, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। और यदि 64वें नववांश का स्वामी 6 8 12 में गया हो, राहु केतु से पीड़ित अवस्थाओं में या अन्य तरीके से पीड़ित अवस्थाओं में, तो जातक की जो मृत्यु है वो असामान्य तरीके से होती है, सामान्यतः उस जातक की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ चीजें हमें स्पष्ट दिखाई। एक बार यदि हम दशा को देखें, तो दशा के अंतर्गत भी आपको चीजें दिखेंगी। इनकी मृत्यु हुई है 1991 में। ठीक है, 1991 में 7 11 1989 से बुद्ध चले हैं 27 5 1992 तक। तो इसके बीच में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात बुद्ध की अंतर्दशा में इनकी मृत्यु हुई है। एक बार आप देख सकते हैं, क्या बुद्ध का संबंध इनके 64वें नववांश के स्वामी के साथ बन रहा है? निश्चित बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी मृत्यु के कारण, या इनकी मृत्यु जो हुई वो असामान्य तरीके से क्यों हुई, इनकी मृत्यु इस समय क्यों हुई, क्योंकि दशा ही बता रही है। आपका जो नववांश है 64वां, वह भी इसे स्पष्ट कर रहा है। एक चीज और आप यहाँ देख सकते हैं कि नववांश कुंडली के अंतर्गत जिसकी दशा चली है, वो कहाँ बैठा है? 64वें नववांश में बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी जी कुंडली को लेकर चलते हैं। इनकी कुंडली में भी सबसे पहले हम
64वें नववांश को निकालेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो इनका 64वां नववांश लग्न से और चंद्रमा से। तो लग्न कौन सा है? 7वां लग्न है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 7 से 8 राशि और आगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। कौन सी राशि आ गई? दूसरी राशि आ गई। अब दूसरी राशि के अंतर्गत फिर हम यह देखेंगे कि लग्न की डिग्री कितनी है। तो लग्न की डिग्री 24.28 डिग्री है। 23.20 डिग्री तक 7वां नववांश, और उसके बाद 23.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक 8वां नववांश। तो ये कौन से नववांश में आ गया? 8वें नववांश में आ गया। तो हम जहां हमें है कौन सी राशि मिली है? वृषभ मिली है। तो वृषभ से फिर हम 8 नववांश और आगे जाएंगे। ठीक है। तो वृषभ में जब हम 8 नववांश आगे जाएंगे, तो वृषभ क्या है? 2, 6, 10 के ट्राइन में है। 2, 6, 10 में चल राशि कौन सी है? चल राशि 10वीं है। तो 10 से हम 8 तक गिनेंगे। 10, 11, 1, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा आ गया? 5 आ गया। महात्मा गांधी जी का 64वां नववांश कौन सा है? 5वीं राशि है। 64वां नववांश सिंह राशि है। इसके स्वामी शुक्र हैं। कहाँ से? लग्न से। अब एक बार जाकर हम चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा के अंतर्गत क्या स्थितियां बन रही हैं। तो चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 28.9। चंद्रमा कौन से राशि में बैठा है? 4 नंबर राशि में। तो पहले 4 नंबर राशि से हम 8 आगे जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 नंबर राशि आ गई। अब 11 नंबर राशि में हम 9 नववांश जाएंगे, क्योंकि 28.49 डिग्री का नववांश है, जो 26.40 से 30 डिग्री तक 9वां नववांश चलता है। तो उसके अंतर्गत हम फिर 11वीं से हम 9 नववांश आगे जाएंगे। तो 11वीं राशि में कौन कौन सा ट्राइन है? 3, 7, 11 वायु तत्व है। तो 3, 7, 11 में चर कौन है? 7 नंबर राशि है। तो 7 से फिर हम 9 आगे जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कौन सी राशि आ गई? तीसरी आ गई। ठीक है। चंद्र के अंतर्गत कौन है? चंद्र के अंतर्गत हो गए बुध, और लग्न के अंतर्गत हो गए सूर्य। सूर्य 12वें में है, बुध लग्न में है। और बुध लग्न में होने के कारण, बुध लग्न में होने के कारण वो किसके किसके साथ हैं? शुक्र के साथ बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल यहाँ पे मारक हैं, और शुक्र यहाँ पे लग्नेश हैं, लेकिन यहाँ 8वें के स्वामी भी हैं। और बुध की एक और राशि कहाँ है? तो यह इतने तरीके से बुध और सूर्य जो इफ्लिक्टेड कंडीशन में है, वो यह स्पष्ट कर रहा है कि इस जातक की जो मृत्यु है वो असामान्य तरीके से होगी। यहाँ तक क्लियर है कि जातक की मृत्यु कैसे होगी? असामान्य तरीके से होगी। उसके बाद फिर हम गोचर में जाकर देखेंगे कि गोचर की स्थितियां इनके बारे में, इनके मृत्यु के बारे में क्या कह रही है। तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। देखिए, एक गोचर जो है 30 जनवरी 1948 का है। कौन कौन सी राशि थी? 5 नंबर और 3 नंबर।
तीन नंबर राशि में हमें कोई दिख रहा है? कोई नहीं है। 5 नंबर राशि में हमें कोई दिख रहा है? मंगल है, जो पाप ग्रह है। एक हमें दिख गया। बुध और सूर्य के ऊपर किसी प्रकार कोई गोचर जा रहा है, तो चंद्रमा का गोचर जा रहा है, जो स्पष्ट कर रहा है। फिर बुध के ऊपर किसी का कोई गोचर जा रहा है, तो बुध के ऊपर केतु का गोचर जा रहा है। यह भी स्पष्ट हो गया। शनि राहु केतु। शनि राहु केतु यदि 64वें नववांश के अधिपति या 64वें नववांश के संपर्क में आ रहे हैं, तो स्थितियां यहाँ बन रही हैं। मैंने पहले भी इस बात को दोहराया है कि कभी भी एक थंब रूल पे ज्योतिष नहीं चलती है। जितना ज्यादा आप इसमें रिसर्च करते जाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप दशा में जाएंगे तो दशा में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। उनकी मृत्यु हुई है 1948 में। ठीक है, तो 1948 में महादशा चल रही थी गुरु की। और महादशा गुरु की जो त्रिशराएं हैं, गुरु क्या है इस कुंडली में? त्रिशराएं हैं। और दोनों तरीके से त्रिशराएं हैं। और इसके अंदर अंतरदशा चल रही थी किसकी? शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। 14/2/1947 से शुक्र की अंतरदशा चल रही थी, उसी के अंदर उनकी मृत्यु हुई है। महादशा और अंतरदशा की विशेष भूमिका होती है हमारे जीवन के अंतर्गत। तो अब जब देख रहे हैं कि यहाँ एक तो आ गया गुरु, जो तीसराय है, उसकी महादशा चल रही है, उसके अंदर आ गए शुक्र। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके कुंडली के अंतर्गत शुक्र की, जब भी आपके कुंडली के अंतर्गत तीसराय ग्रह की महादशा हो, और कोई लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की अंतर्दशा आ गई हो, या चतुर्थेश की, दशमेश की अंतर्दशा आ गई हो, तो यह मान लीजिए कि वह समय आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। क्यों कष्टदायक होगा? इसलिए वो कष्टदायक होगा क्योंकि त्रिशराय क्या है? एक चोर है। लग्नेश क्या है? एक राजा है। तो क्या एक चोर के अंडर में राजा काम कर सकता है? नहीं करेगा, वो आत्महत्या कर लेगा या फिर वो बहुत कष्ट में आ जाएगा। तो वही स्थितियां यहाँ बन रही हैं कि त्रिशराय की महादशा है, उसके अंदर शुक्र जो लग्नेश है उनकी दशा आ गई, अंतरदशा आ गई। लेकिन हम यहाँ ज्योतिषी क्या बोलेंगे? भाई लग्नेश की दशा है, गुरु के अंदर आए हैं, बहुत अच्छा योग है। अच्छा योग है तो महात्मा गांधी जी कैसे चले गए? असामान्य तरीके से उनकी मृत्यु कैसे हो गई? तो दशा भी देखी जिसकी अंतरदशा चली है शुक्र की, तो क्या शुक्र का संबंध 64वें नववांश से बन रहा है? बन रहा है। बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं। बुध जो है वो 64वें नववांश के अधिपति हैं। तो यहाँ भी क्लियर है कि 64वां नववांश जो है वो हर स्थिति में किसी भी प्रकार से आपको स्पष्ट कर देता है कि हाँ वो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, अब तक तो हमने यह समझा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगली कुंडली में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली है, इस कुंडली के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि असामान्य तरीके से, अर्थात जो एक रूल पराशर जी ने कहा है कि किसी भी कुंडली में यदि 64वें नववांश का अधिपति, 64वें नववांश का अधिपति 6 8 12 में चला जाए, 6 8 12 में चला जाए, या 6 8 12 में जाने के साथ वो राहु या केतु से इफ्लिक्टेड हो जाए, तो वह असामान्य तरीके से जातक की मृत्यु देता है। ठीक है, तो यह इनकी कुंडली रही। तो इस कुंडली में जब आप लग्न को देखेंगे, तो लग्न की डिग्री कितनी है? 4.55 डिग्री। इनके लग्न के, लग्न कौन सा है? 8वां लग्न है।
तो पहले 8 से हम 8 राशि आगे जाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तीसरी राशि हमें यहाँ मिल रही है। अब तीसरी राशि के अंतर्गत हम फिर नववांश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे नववांश में? तो डिग्री कितनी मिल रही है लगने की? 4.5, 4.55 डिग्री। 4.55 डिग्री कौन सा नववांश आ जाएगा? दूसरा नववांश आ जाएगा। पहला नववांश 3.20 डिग्री तक, दूसरा नववांश 6.40 डिग्री तक। तो ये दूसरा नववांश में मिल गया। अब दूसरे नववांश में तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सी राशि में जाएंगे? एक बार देख लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तीसरी राशि के अंतर्गत हम दूसरे नववांश में जाएंगे। तो तीसरा राशि कौन से टाइम में आ रहा है? 3, 7, 11 में आ रहा है। तो 3, 7, 11 में 7 से हम गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि चर राशि है। 7 और 1, 8। तो आठवां इनका क्या हो जाएगा? 64वां नववांश हो जाएगा, जो इनका लग्नेश भी है, लग्न भी है। तो 64वां नववांश क्या हो जाएगा? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंतर्गत इनके अधिपति कौन है? मंगल। मंगल में आप देखिए, क्या मंगल आपको दिख रहा है इस कुंडली में? किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ है? मंगल कहाँ बैठा है? 6, 8, 12 में बैठा है। किसके साथ बैठा है? केतु के साथ बैठा है। 12वें भाव में केतु के साथ बैठा है। आप सभी को पता है इस जातक की जो मृत्यु हुई है वो सामान्य तरीके से नहीं हुई है, असामान्य तरीके से हुई है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद दूसरा हम गोचर में जाकर देखते हैं इनके मृत्यु के समय को। तो इनके मृत्यु का समय है 14/6/2020। 14/6/2020 को यह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पहले एक बार हम दशा में चले जाते हैं। 14/6/2020 को, 14/6/2020, 22/2/2019 से 22/8/2020 के बीच में किसकी दशा रही? चंद्रमा की दशा रही। अंतरदशा किसकी? चंद्रमा की अंतरदशा रही। इनके कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा का क्या मंगल से कोई संपर्क हो रहा है? मंगल की दृष्टि होती है। कौन कौन सी दृष्टि होती है? चौथी, सातवीं और आठवीं। तो मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर जा रही है। मंगल की आठवीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जा रही है। तो यह भी स्पष्ट कर रहा है, यहाँ दशा स्पष्ट कर रही है कि इनका जो संबंध है मंगल का, जो 64वें नववांश इनके हैं, उनसे चंद्रमा का संबंध हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे हम समझते हैं गोचर में। जी, गोचर की स्थितियां क्या है वो देखिए। पहले हम लोग 3 साल पीछे चलते हैं। 27 अप्रैल इनकी मृत्यु हुई है, 14/6/2020 को। ठीक है, ये आ गया 14/6/2020। ठीक है, ये रहा। ये आप दशा भी देख सकते हैं। दशा किसकी चल रही थी? राहु के अंदर चंद्रमा थे, चंद्रमा के अंदर शुक्र थे, शुक्र के अंदर गुरु थे, गुरु के अंदर शनि थे। ठीक है, सूक्ष्म दशा तक। 14/6/2020 को इनका जो नववांश है, नववांश कौन सा है? 64वां, 8वां नववांश है। उसके अधिपति कौन है? मंगल है। तो क्या मंगल के ऊपर या 8वें नववांश के ऊपर के अंदर क्या किसी ग्रह की दशा थी? किसी ग्रह की कोई ग्रह गोचर के अंतर्गत यहाँ थे? तो 8वीं राशि में या मंगल के ऊपर कोई ग्रह गोचर में हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार हम बैक होते हैं और बैक होकर इनके चंद्रमा के हम 64वें नववांश को निकालते हैं। तो चंद्रमा कौन से नववांश में, कौन सी राशि में है?
दूसरी राशि में है। तो पहले दूसरी राशि से हम ऊपर जाएंगे, 8 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं राशि आ गई। चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 8.35 डिग्री। 8.35 डिग्री होने के कारण कौन सा नवांश आ जाएगा? तीसरा नवांश आ जाएगा, जो 6.40 डिग्री से 10 डिग्री तक होता है। तो 9वीं राशि में हम तीसरे नवांश तक जाएंगे। तो कौन से टाइम में आया? 159 में आया। 159 में चर राशि कौन है? 1 नंबर राशि है चर राशि। तो 1 से हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2 और 3। 1 2 और 3, 3 नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इनके स्वामी कौन मिल रहे हैं हमें? बुध मिल रहे हैं। तो एक बार हम गोचर में जाकर देखते हैं कि क्या 3 नंबर में कोई ऐसा योग बन रहा था या नहीं बन रहा था जब उनकी मृत्यु हुई तब, क्योंकि हमें दशा में तो दिख गया है। दशा स्पष्ट कह रही है कि मृत्यु जातक की हुई है उस वक्त। 3 नंबर राशि में कोई गोचर में आपको दिख रहे हैं? देखिए यहाँ 3 नंबर राशि के अंतर्गत गोचर में राहु और बुध हैं। शनि राहु केतु यदि गोचर में चले जाएं 64वें नवमांश से, तो जातक की मृत्यु सुनिश्चित करते हैं या जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। तो यहाँ आप देख लिए, ये 4 की 4 कुंडलियां जो हैं वो स्पष्ट कर रही हैं इस रूल को। अब एक लास्ट 5वीं कुंडली हम लेके चलते हैं, जो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ये रही उनकी कुंडली। सबसे पहले इनके कुंडली में भी हम पहले लग्न से और चंद्र से 64वें नववांश को निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी गणना करेंगे। ठीक, पहले लग्न से निकाल लेते हैं, फिर चंद्र से निकालेंगे। लग्न देखिए यहाँ कौन सा है? चौथा लग्न है। तो पहले चौथे लग्न से हम 8 राशि ऊपर चलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 नंबर राशि हमें मिल गई। अब 11 नंबर राशि में डिग्री कितनी है लग्न की? तो 27.20 डिग्री। 27.20 डिग्री कौन सा नवांश आएगा? 9वां नवांश आ जाएगा। नौवा नवांश आने के कारण हम 11वीं राशि में हम कहाँ जाएंगे? 9 अंक आगे बढ़ेंगे 9वीं राशि तक। लेकिन 9 अंक आगे 9वें नवांश तक। लेकिन 9वें नवांश तक जाने के लिए जो कुंजी हमारे पास है वो क्या है? ती, 3 7 11 में आ रहा है, तो कुंजी वो चाबी है वहां तक जाने के लिए 7वां नंबर राशि जो चल राशि इस टाइम में आ रही है। तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कौन सा आ गया हमें? तीसरा मिल गया। इसके स्वामी कहाँ हैं? इसके स्वामी यहाँ हैं। किसके साथ बैठे हैं? बुध के साथ बैठे, सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य क्या है? मारक है। ठीक है, मारक से या त्रिशराय का आप देख रहे होंगे, जो अभी तक 4 कुंडली अभी तक हमने देखी, इन सभी में 64वें नववांश का कहीं ना कहीं संबंध मारक से त्रिशराय से बना ही बना है। ठीक है, आगे। और 64वां नववांश कहाँ गया है? 12वें राशि में गया है, वहां केतु बैठे हैं। रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं से आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा, चंद्रमा कौन से राशि में है? 10वीं राशि में है। तो 10वीं राशि से फिर हम ऊपर चलेंगे, 10 11 12 1 2 3 4 5। 10 11 12 1 2 3 4 5, 5वीं राशि हमें मिल रही है। अब 5वीं राशि में हम कितना अंश बढ़ेंगे उसे देखने के लिए हमें चंद्रमा की डिग्री देखनी होगी। चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 5.35 डिग्री। 5.35 डिग्री होने के कारण स्थितियां आया बन रही है, कौन से नवांश में मिलेंगी? मिलेगा दूसरा नवांश है मेरा। 3.20 से 6.40 तक दूसरा नवांश, तो दूसरा नवांश मिल गया। राशि हमें कौन सी मिली? 5वीं राशि। तो 5वीं राशि में जो चर राशि है 1 5 9 के टाइम में कौन है?
एक है, तो एक से हम गिनती शुरू करेंगे, एक और एक, दो। तो 2 नंबर राशि हमें मिली, कौन? 64वां नववांश। 2 नंबर राशि का अधिपति कौन है? शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? राहु के साथ छठे भाव में बैठा है। इस जातक की मृत्यु कैसे हुई है? असामान्य तरीके से मृत्यु हुई है, सामान्य तरीके से जातक की मृत्यु नहीं हुई है। पुनः यहाँ तक तो ये चीजें क्लियर हो गई कि इस जातक की जो मृत्यु हुई है वो असामान्य तरीके से हुई है। और यहाँ यह भी स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि चंद्र का जो नववांश है 64वां, वो शुक्र कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है और राहु के साथ बैठा है। अब एक बार हम दशा को देख लेते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई उस वक्त दशा की क्या स्थितियां रही। इनकी मृत्यु हुई है 31/10/1984 को। 31/10/1984 को। 26/6/1984 से किसकी दशा चली? शुक्र के अंदर राहु, शनि के अंदर राहु की। पुनः देखिए राहु किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। अब ये चीज आपको स्पष्ट रूप से यह बता रही है कि यहाँ पे व्यक्ति जो है वो अन्य तरीके से पीड़ित अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के जो समय है उस वक्त दशा किसकी आ गई? राहु की आ गई, जो 64वें नववांश के साथ बैठा है। तो जब आप किसी की आयु की गणना कर रहे हो तो उस वक्त इसका आकलन करना बहुत ज्यादा आपको आवश्यक है, या यह भी देखना आवश्यक है जो इस व्यक्ति के कुंडली में 64वां नववांश मिल रहा है, तो क्या 64वें नववांश से किसी भी प्रकार संबंध बन रहा है उस ग्रह का, या नहीं बन रहा है। यदि उस अंतरदशा का संबंध बन रहा है 64वें नववांश के साथ, तो सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। मृत्यु तो अटल है, वो आनी ही है, लेकिन सतर्क वहां रहना आवश्यक है आपके लिए। अब गोचर देख लेते हैं। इनका जो मृत्यु है 31/10/1984 को, गोचर क्या कह रहा है इनके बारे में, क्योंकि दशा भी हमें मिल गई और दशा भी स्पष्ट कह रही है। जी, पहले चलते हैं 1984 तक। 1984 में हमें जाना है 31/10। 31/10/1984 हम लोग पहुंच गए। और 31/10/1984 क्या है? बुध के अंदर कौन चल रहे हैं? ये माफ कीजिएगा, शनि के अंदर राहु, राहु के अंदर राहु, राहु के अंदर सूर्य, सूर्य के अंदर सूर्य। ठीक है, आप सूक्ष्म दशा तक भी जाएं तो आपको ये चीजें मिलेंगी कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित आज के दिन हुई है। कौन कौन सा इनका ये था? एक था इनका दूसरा, और एक था इनका तीसरा। 3 नंबर राशि और 2 नंबर राशि। 3 नंबर राशि में किसी का कोई गोचर और 2 नंबर राशि में किसी का कोई गोचर। तो 3 नंबर में तो हमें लग्न से नहीं दिखा, लेकिन जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, जो चंद्र का था उसके अंतर्गत, चंद्र के अंतर्गत 64वें नववांश में देखिए कौन बैठे हैं? राहु गोचर में आ गए। ठीक है, जो तीसरे 64वें नववांश के स्वामी बुध हैं, बुध के ऊपर कौन चल रहे हैं? केतु चल रहे हैं। अब यह भी आपको स्पष्ट कह रहा है कि इस जाति का, अर्थात माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी जो मृत्यु हुई, इस मृत्यु का कारण आपको इस कुंडली में स्पष्ट दिख रहा है। असामान्य तरीके से मृत्यु हुई, यह आप सभी अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो आज के सेशन के अंतर्गत हम यहीं तक चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें और विशेष नववांश पे ही, जैसे पुष्कर नववांश क्या है और अन्य नववांश क्या है, उनकी क्या चर्चाएं हैं और उनसे कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, उनकी क्या महत्व भूमिका हमारे जीवन में होती है, उन सभी पे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।